हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। ये चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और सीधा आप एक्सप्लेनेशन के वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आई ऑलवेज सजेस्ट कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने से पहले हम उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखें, ताकि हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बेटर तरीके से समझ में आए। राइट, अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ कि शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितना आप शेयर करेंगे उतना स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में पता चल पाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड मेक श्योर यू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सभी नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाते हैं और सीबीएसई की क्लास 12 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। राइट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। राइट, तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से फ्रॉम द सेक्शन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। द क्वेश्चन इज, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि विलियम डगलस ने वो कौन से तरीके से अपने डूबने वाले एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में, कि जो रीडर्स हैं वो भी उस समय की उनकी सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे। यू नो, व्हेन वी वर रीडिंग द चैप्टर, तो हमको भी ये समझ में ही आ रहा होगा ना कि विलियम डगलस की मेंटल स्थिति जो है, उस टाइम पे जो मेंटल कंडीशन उनकी रही होगी वो कैसी रही होगी, कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो पानी से बाहर आने का, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो उनकी जो पैनिक सिचुएशन थी, जो टेरर वो उस टाइम पे फील कर रहे थे, वो रीडर्स को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वो कौन सा तरीका है या किस तरीके से, किस अंदाज में विलियम डगलस ने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया कि रीडर्स भी उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, वो कौन सा तरीका था। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। तो हमें बेसिकली उन डिटेल्स के बारे में बात करनी है जिन डिटेल्स को मेंशन करके ही विलियम डगलस अपने इस एक्सपीरियंस को एकदम विविड बना पाए, एकदम जिससे रीडर्स कनेक्ट कर पा रहे हो, उनको भी एकदम लग रहा हो कि कितना रियलिस्टिक एज इफ उनके सामने चल रहा हो। तो सबसे पहला तो ये कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये जो नैरेटिव है या ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने हमें बताया, वो फर्स्ट पर्सन के तौर पे बताया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कि भाई व्हाट आई वेंट थ्रू, व्हाट हैपेंड टू मी, फर्स्ट पर्सन के तौर पे ये नैरेटिव है। राइट, इसके अलावा बेटा, जब भी हम कोई भी इंसिडेंट बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपको किस तरह से हेल्पफुल है। आप बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, या अरे पता है अभी भी मेरे साथ क्या हुआ, ऐसी चीजें, ऐसी बातें हम करते ही हैं, हम बताते ही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, आपको ये समझ में आता है कि कौन सी डिटेल्स आपको अपनी स्टोरी में रखनी ही रखनी है। उससे आपका जो इंसिडेंट है या आपका बताने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। होता है ना कि कई लोगों की बातें सुनने में आपको बहुत मजा आता है, और अगर भले ही वो इंसिडेंट बहुत ही बेसिक सा हो, नॉर्मल सा हो, लेकिन जिस तरीके से उसे बताया जा रहा है ना, वो पूरा का पूरा उस इंसिडेंट को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है कि हम भी एकदम ध्यान से सुनते हैं, हमें मजा भी आता है, हंसी भी आती है, और अगर कुछ सीरियस सिचुएशन है तो हम इमोशनल फील करते हैं। राइट, वहीं अगर एक्चुअल में कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन कई बार बताने का तरीका इतना खराब होता है कि हम, अरे हाँ ठीक है ठीक है, हम इग्नोर सा कर देते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वो कौन सी छोटी बड़ी डिटेल्स होती हैं जो हमें हमारी बात करने के दौरान या हमारे आंसर्स के अंदर रखनी ही चाहिए। तो विलियम डगलस ने ये जो 3 अटेम्प्ट्स लिए ना पानी में, जब वो डूब रहे थे और बाहर आने की जो वो कोशिश कर रहे थे, राइट, तो वो जो अटेम्प्ट्स ले रहे थे, उस टाइम पे उन्हें क्या फील हो रहा था, वो उन्होंने पल पल का एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा लग रहा था कि मेरी ऑक्सीजन उनका खत्म हो चुका था। तो क्या बिल्कुल उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके जो लंग्स हैं वो एकदम बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली ही वाज फीलिंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उन्होंने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन करा है। एकदम एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करते हुए उन्होंने अपनी उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। उनके हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, टेरर जो है उसने ओवरपावर कर लिया था उन्हें, तो उन्हें लग रहा था कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के दौरान डिटेल में समझाया है ना। तो ये चीजें भी हमें बतानी होती है कि जब हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जब हमें एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड्स मिल जाते हैं, तब वो एक्सप्रेशन बेस्ट लेवल का होता है। और विलियम डगलस ने यही किया, अपने हर एक इमोशन को, अपने हर एक फील को मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स की हेल्प से एक्सप्रेस किया। इसी वजह से उनका ये जो डिस्क्रिप्शन है इतना विविड लग रहा था। इनफैक्ट वो जो पानी पानी उन्हें दिखाई दे रहा था, हल्का सा येलो टिंज था उस पानी में, मतलब उन्होंने सिंपली बस ये नहीं कह दिया कि अरे मैंने आंखें खोली और पानी पानी था और मैं डर गया, नहीं।
उन्होंने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया कि मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे पानी ही पानी नजर आया, उस पानी में हल्का सा येलो टिंच था जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। तो मुझे डर क्यों लग रहा था, वो सिर्फ पानी में हूं, सिर्फ इस बात का डर नहीं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि आई एम ऑल अलोन। मैं कुछ हाथ पैर भी मार रहा हूं तो मेरे हाथ में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है कि जिसको पकड़ के कोई रोप हो, कोई लैडर हो जिसे पकड़ के मैं पानी से बाहर आ सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। राइट? तो बेटा ये जो आंसर है ना, इस आंसर को बस इतना ही बस लिमिटेड मत रखिए। आपको अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में कौन से पॉइंट्स, स्पेशली अपने और आंसर्स में भी, नॉट जस्ट इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के आंसर में क्वेश्चन के हिसाब से कौन से पॉइंट्स रखने चाहिए, उसके रेलेवेंस को समझ के मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन आंसर्स को लिखना कितना जरूरी है, तभी वो आंसर राइटिंग अप्रोप्रिएट होती है, इंटरेस्टिंग होती है। राइट? और सिंस इस तरीके से विलियम डगलस ने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है एक्सप्लेन किया, तभी रीडर्स को भी उनकी एक हेल्पलेसनेस समझ में आ रही थी कि वो किस सिचुएशन में उस टाइम पर थे। राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? भाई पानी का जो डर है उस पर वो ओवरकम कैसे करे? उन्होंने सबसे पहले तो देखो, एक डिटर्मिनेशन होता है, आपकी विल पावर होती है, आपको खुद को ये डिसीजन लेना होता है कि नहीं, मुझे मतलब होता है ना कि हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। तो विलियम डगलस का ये डिसीजन था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मुझे अपने इस डर पे काबू पाना है, आई हैव टू ओवरकम माई फियर। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनकी जो डिटर्मिनेशन थी उसी के चलते वो ये कर पाए, और उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर जो है, प्रोफेशनल ट्रेनर उन्होंने हायर किया। और प्रोफेशनल ट्रेनर जो था, ये जो इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने भी वो बेल्ट बांध के, फिर एक रस्सी इस तरह से बांधी पुली के थ्रू, और अपने हाथ पर जो दूसरा एंड था उस रस्सी का, अपने हाथ में कंट्रोल रखते थे उस रस्सी का कि भाई विलियम डगलस को संभाल सके। राइट? तो इस पूरे तरीके से इंस्ट्रक्टर ने भी बहुत ध्यान से विलियम डगलस को स्विमिंग करना सिखाया, और धीरे धीरे उनका जो डर है विलियम डगलस का, वो डर खत्म हो गया। राइट? तो इसी तरीके से एक तो आपकी विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, पर्सिवियरेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है? कि भाई आप चाहे फेल हो रहे हो लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है? अब कई बार जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, तो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम आप जिन वर्ड्स का यूज करते हो, आप ना यहाँ लिख भी दिया करो। बेटा मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करते टाइम इसलिए नहीं लिख रही हूँ, कई बार बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, और वीडियो फिर अननेसेसरी लेंदी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैं आपको बताती भी हूँ कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ, उसमें मैंने जितना कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है वो अलग से भी यहाँ पॉइंटर्स, चाहे कीवर्ड लिखो, की फ्रेजेस लिखो, या लेंथी पॉइंट्स अगर जरूरत है लिखने की, तो मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है? इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वो जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे नोट्स जो है वो मिल जाए। तो नोट्स में सिर्फ ये नहीं कि जो यहाँ लिखा हुआ है बस वही, नो, नोट्स में मैं अपनी तरफ से भी जो की पॉइंट्स, कीवर्ड्स और भी जो चीजें लिखती हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। राइट? तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस डर पे काबू पाया था और इस पर फतह हासिल की थी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering over it? What larger meaning does he draw from this experience? देखो, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कि जब विलियम डगलस व्हेन ही वाज एन एडल्ट, मतलब बड़े हो गए थे, उसके बाद भी उन्हें अपने बचपन में जो ये हादसा हुआ उसका डर बड़े होने तक भी ये डर क्यों रहा? क्योंकि वो डर कोई मामूली डर नहीं था, वो इट वाज मोर लाइक अ टेरर, इट वाज मोर लाइक अ फोबिया, है ना? वो एक ऐसा डर था जिससे वो उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती थी। ठीक है? उनका ब्रेन जो है वो सेंसर्स प्रॉपर्ली काम करना ही बंद कर देते, इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था उन्हें। ठीक है? तो इस वजह से नाउ इसका लार्जर मीनिंग ये है कि इतना खतरनाक डर उनके मन में बैठने के बावजूद भी वो उस डर से हारे नहीं। इनफैक्ट उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने इस डर को हराने के लिए पूरी कोशिश की, अपनी जान लगा दी, और अल्टीमेटली वो जीते। ठीक है? ओवर पावर करा उन्होंने, और वो ही कॉन्कर्ड हिज फियर। तो द लार्जर मीनिंग हियर इज, लार्जर मीनिंग ये है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, या मान लीजिए हादसा नहीं भी हो, तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें डर लगता है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। डरना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आप उस डर से अगर हार कर बैठ जाएंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उस डर से हार कर बैठो मत। और जो एक लाइफ लेसन मिलता है इस चैप्टर से, वो ये मिलता है कि डर होता है वो कहाँ होता है? कॉन्करिंग टेरर रादर देन फियर ऑफ डेथ इज essential टू लिविंग फुल्ली। यानी इसमें चैप्टर में एकदम आखिर में लिखा हुआ है कि हमें जो डेथ का ख्याल होता है ना, उस ख्याल से डर लगता है, डेथ से डर नहीं लग रहा होता है। बिकॉज वंस यू आर डेड, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज यू आर नॉट alive. एनी मोर टू टू फील दैट फेयर।
ठीक है, आप जिंदा ही नहीं है कि आप डर महसूस कर सकें। तो डेथ से किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन डेथ का जो ख्याल होता है ना, अरे कहीं हमें कुछ हो ना जाए, कहीं हम मर ना जाए, उस ख्याल से हमें ज्यादा डर लगता है। तो हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है, या हम जो अननेसेसरी सोचते रहते हैं, या हमने जबरदस्ती के जो ख्याल दिमाग में पाल रखे हैं, उन जबरदस्ती के ख्यालों से और वो फालतू चीजों की वजह से हमें डर लगता है। एक्चुअल में डर का कोई बेस नहीं होता, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई काम करना है तो उसे सही तरीके से सोच समझ के वो काम कर दो, उसके ऊपर अननेसेसरी विचार मत करो, ठीक है? तो ये इसमें समझाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, ओवरकमिंग डेबिलिटेटिंग फियर। डेबिलिटेटिंग फियर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा फियर, एक ऐसा डर जो आपके हाथ पैर सुन्न कर दे। अगेन द वर्ड इज पैरालाइज्ड, है ना, कि जो ऐसा डर जिसकी वजह से आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो यहाँ विलियम डगलस ने वही बताया कि भाई मेरी बॉडी तो जैसे मानो पैरालाइज्ड ही हो गई थी। तो एक ऐसा डर कि बॉडी पूरी सुन्न पड़ जाए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस सेक्शन में से देखते हैं। पहला है all we have to fear is fear itself. Have you ever had a fear that you have now overcome? Share your experience with your partner. तो ये जो कोट है, इस कोट को और एक तरीके से इलाबोरेट करके बात करने की कोशिश की है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया बेसिकली वही है इसमें, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछा गया है। तो एक स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या कुछ डर हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन डर होता है ना, उसके बारे में मैंने बात करी है। कि एक तो स्टेज फियर बहुत होता है बच्चों को, कि हम स्टेज पर जाएंगे, सब लोगों की नजरें हमारे ऊपर ही होगी, हम जो भी परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, किसी भी वजह से हम स्टेज पर हैं, तो लोग हमें देख रहे होंगे, हमें जज कर रहे होंगे, पता नहीं वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा डर होता है। द थिंग इज, जब हम स्टेज पर जाने लगते हैं, कितना भी डर हमें लग रहा हो, लेकिन एक बार जब हम स्टेज पर चले जाते हैं ना, उसके बाद आप कभी भी स्टेज छोड़ नहीं पाएंगे। आपको स्टेज बहुत पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, बी इट डांस, बी इट सिंगिंग, बी इट कोई भी पोम्स जो होते हैं, हम पोम्स रिसाइट करने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैम क्लास 12 के बच्चे भी पोम्स रिसाइट करने जाते हैं क्या? नॉट रियली, लेकिन मैं बता रही हूँ छोटे बच्चों का भी मैं एग्जाम्पल यहाँ देने की कोशिश कर रही हूँ। तो किसी भी वजह से आप जैसे न्यूज कंपेयर करते हैं कई बार, तो किसी भी वजह से आप स्टेज पर अगर हैं, तो आपके जो लोगों को सामना करने की, लोगों को फेस करने का जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो स्टेज का फियर खत्म हो जाता है उससे। तो ओवर पावरिंग दैट फियर, है ना? इसके अलावा बहुत कॉमन एक डर मैंने बच्चों में ये देखा है कि उनका कोई जेन्युइन क्वेश्चन भी जो होता है ना, वो कई बार टीचर से नहीं पूछ पाते। उनके मन में ये रहता है, अरे पता नहीं अगर डांट दिया तो, या सबके सामने कुछ कह दिया तो आई विल बी वेरी एम्बैरेस्ड, है ना? आपको देखिए, ऑफ कोर्स आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन मैं पूछूं या नहीं पूछूं क्या? ठीक है, सोच लो। लेकिन चाहे कितना भी बेसिक क्वेश्चन है, जब तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता है ना, वो क्वेश्चन हमारे लिए बेसिक नहीं होता बेटा। वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि इसका उत्तर क्या है ना? तो ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस। इसीलिए मैं ना स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी रहती हूँ, आस्क योर डाउट्स, आस्क योर डाउट्स, कितना भी बेसिक डाउट है। और आज के दिन मैं बहुत ही खुशी के साथ ये चीज कह सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बेधड़क मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इतने रीजनेबल क्वेश्चंस। मतलब आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई स्टूपिडली या बस लेग पुलिंग करने के लिए बस कोई फालतू सा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। नो, इतना सेंसिबली सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं और रियल डाउट्स पूछते हैं, एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। तो ये आप अपने क्लासरूम्स में भी कीजिए। मेरे को तो पूछ ही रहे हैं आप, लेकिन आप क्लासरूम में आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको डांट भी दे रहे हैं, बट कोशिश करें कि आप अपने हर डाउट को पूछें। क्योंकि जब हम डाउट लेकर आगे बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर हमारी उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जिससे रिलेटेड डाउट है, वो पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एक ना डिस्कनेक्शन होने लग जाता है, और फिर वो इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है ना? तो ये हमको नहीं होने देना है। आस्क योर डाउट्स, एंड ऑलवेज इफ यू आर हैविंग डाउट्स, इट्स अमेजिंग। आपने कोई चीज अच्छे से पढ़ी है, तभी आपको डाउट्स आ सकते हैं, तभी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? अब ये मत सोचने लग जाना मैम मुझे तो पूरा चैप्टर ही नहीं आता, तो बहुत बढ़िया तरीके से मुझे सब समझ में आ गया है। नो, चैप्टर पढ़ने के बाद जब आपके अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, डाउट्स बनते हैं ना, दैट एक्चुअली मीन्स कि हाँ आपने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा है, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है बेटा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड and narrate other stories about conquest of fear and what people have said about courage. For example, you can recall Nelson Mandela's struggle. अच्छा, इसके अंदर आपसे ये एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं बेसिकली कि आपको कोई और स्टोरीज भी ऐसी पता है क्या जिसके अंदर आप अपने डर पर काबू पाना, कॉन्करिंग योर फियर, जिसके बारे में बात हुई है?
तो क्लास 10th में बात हुई है नेल्सन मंडेला इस चैप्टर के अंदर करेज को लेकर और उस अपने डर पे काबू पाने को लेकर। एंड क्लास 11th में मैंने आपको जो पढ़ाया है, कौन सा चैप्टर है वो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन क्लास 11th। बहुत ही शानदार है कि किस तरह से पूरी फैमिली जो है वो साथ में आ जाती है, एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय वो उस सिचुएशन को फेस करते हैं, हर चैलेंज को फेस करते हैं और अल्टीमेटली जीतते हैं। तो द थिंग इज, चैलेंज कितना छोटा है कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कई बार कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि अरे उसकी लाइफ में उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरी लाइफ में तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स है। इट डजंट मैटर कि आपकी लाइफ में कितनी सारी या कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, डजंट मैटर। आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करते हैं, आप उन्हें किस तरीके से फेस करते हैं और आप अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, कितना ज्यादा संभाल के और कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ बिहेव करते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए लाइफ के अंदर, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हाँ हम हारते हैं, फेलियर्स भी हमें झेलने होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमने कभी फेलियर झेला है तो इसका मतलब अरे यार फेलियर झेलना पड़ गया था। हर इंसान को जो आज के दिन बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, बहुत फेमस भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, उन्होंने भी जरूर फेलियर देखा ही देखा है और कई बार देखा होगा। द थिंग इज, वो उस फेलियर के डर से रुके नहीं, आगे बढ़ते गए और वहीं पर ही आपकी जीत होती है। जिस दिन आप रुक जाते हैं उस दिन हार मान लेना, राइट। तो ये जो दोनों ही चैप्टर्स हैं, आपको खैर क्वेश्चन के अंदर ही हिंट मिल गया है, बट ये जो दोनों ही चैप्टर्स हैं, नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपने पर्सिवियरेंस से वो पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका में, और जो 11th क्लास का चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसमें भी किस तरह से जो पूरी फैमिली है वो उन चैलेंजेस को फेस करती है और अल्टीमेटली जीतती है, और वो चैलेंजेस छोटे नहीं होते, राइट। तो इस चैप्टर से हमें जो सीखने को मिलता है कि डर से नहीं डरना है, आगे बढ़ते रहना है। ख्याल जो होता है डर का, वही सबसे ज्यादा डरावना होता है। एक्चुअल एक्शन जब आप करने लगते हैं तो वो इतना डरावना नहीं होता, रादर वो ब्रेवरी का साइन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। कोई भी डाउट कहीं है, मेक श्योर यू आस्क। एंड अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है या अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बताना। आपको पता है मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके अलावा इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो, फिर से कह रही हूँ, जरूर पूछना। ओपिनियन शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर करना, और अपना ढेर सारा ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्लास 12th का। सारी नोट्स, पीडीएफ, सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो सब आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट चैनल। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।